हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी वनस्पत विज्ञान यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी। सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पे। आप लोग उसको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देते हैं टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर जो पहला सेमेस्टर है हमारा, सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, यूनिट 02 माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड, तो इसमें हमको मेनली माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ना था। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो भविष्य में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेंगे, रिसर्च करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और कुछ प्रोफेसर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, इसी तरह से अलग अलग फील्ड में आ जाएंगे, कुछ कलेक्टर बनेंगे। तो इसका कोई पता नहीं है, इसीलिए पहले से ही मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड में और एक बात, जो स्टूडेंट थोड़ा आर्थिक स्थिति से परेशान रहते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं। अभी इसकी हिस्ट्री में आप देखोगे तो फर्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था वो एक कपड़े का व्यापारी था, समझ रहे हो, डच साइंटिस्ट था, एंटोनी वान लीeuwenhoek। आप लोग बचपन से नाम सुनते आ रहे होंगे। तो वो एक कपड़े के व्यापारी थे, डच क्लॉथ मर्चेंट थे, और इतने बड़े फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने हुए। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं निर्धारित होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस फुल एनर्जी और जोश के साथ, जुनून के साथ लगे रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो लक्षण होते हैं जीवाणु के, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दूं, क्योंकि ये यूनिट पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही है। माइक्रोबियल वर्ल्ड मतलब सूक्ष्म जीवों का संसार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं? जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। उनका आकार माइक्रोमीटर से लेस देन माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, इस तरह से आकार होता है। इसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज है, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड, प्रियोन्स, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला इसमें टॉपिक है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक, पहले उसके जो जीवाणु के सामान्य लक्षण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में सेकंड आएगा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर फ्लैजिलर सिस्टम, फिर ग्राम स्टेनिंग, किस तरह से बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं, स्लाइड बनाते हैं जब, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस। उसके बाद में हम वायरस पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, और जैसे कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाइनरी फिजन वगैरह, कंजुगेशन, कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर वायरस जो होते हैं, विषाणु, उसकी संरचना, बैक्टीरियोफाज। तो ये ऐसे ही यूनिट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो आज पहले हम आपको थोड़ा सा माइक्रोब्स के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में। तो सर्वप्रथम इनके बारे में बहुत पुरानी बात की जाए, लगभग वही सन 1700 के अप्रोक्स, तो माइक्रोब्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप अच्छे थे नहीं और इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता था। तो इनके बारे में कोई डिटेल स्टडी साइंटिस्ट नहीं कर पाते थे। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पता चलने लगा कि वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। हमारे अराउंड जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि इनका जो फर्स्ट प्लेस होता है वो अर्थ है, अर्थ में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड, अर्थ का लगभग अप्रोक्सीमेटली 70% भाग ऐसा है जो वाटर से घिरा हुआ है। वाटर इसका सेकंड मीडियम है, जहाँ पे ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें देखो, जितने प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ भी आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये भी तो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ये सब पढ़ने हैं हमको। तो धीरे धीरे जब डिस्कवरी हुई तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, ये पूरा एकदम करेक्ट नेम है, ऐसे ही आपको लिखना है, स्पेलिंग सही लिखना है, ल्यूवेनहॉक की। इनका जन्म हुआ था सन 1632 में और इन्होंने इस फील्ड में योगदान दिया 1723 तक। ठीक, तो ल्यूवेनहॉक फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आ डच क्लॉथ मर्चेंट। ठीक, डच जहां मतलब रहते थे, डच में रहते थे और कपड़े के व्यापारी थे। ये फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मतलब ये पहले सूक्ष्म विज्ञानी थे, सूक्ष्म विज्ञानी। ठीक, सूक्ष्म जीवों पे ये अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद में जब ये सारी चीजें करते थे तो बहुत सारे टाइप के सूक्ष्म जीवों का इन्होंने डिस्कवर किया। फिर बात आई कि इनको रखा कहाँ जाए, क्योंकि आपको पता है वर्गीकरण होता है जीवों का, ऑर्गेनिज्म का। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए इन्होंने देखा, तो उस टाइम केवल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता था, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में सभी पादप रखे हुए थे, प्लांट्स, और एनिमेलिया में जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स, उनको रखा गया था। तो उस टाइम पे केवल 2 ही थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनके बाद में एक साइंटिस्ट आया, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट अर्नस्ट हैकल लिखोगे आप, ARNST हैकल। ठीक, इन्होंने सन 1870 के लगभग में, 1884 में एक किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा, सर्वप्रथम प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने 1884 में दिया था। इन्होंने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख दिया, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी सूक्ष्म जीव थे प्रोटिस्टा में रख दिया। तो 3 किंगडम हो गए, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में इन्होंने और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रखा। इसी में इन्होंने एल्गी को रखा, फंजाई को रख दिया, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं। तो प्रोटिस्टा में भी 2 पार्ट कर दिए इन्होंने। एक था लोअर प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्टा, और एक था हायर, हायर प्रोटिस्ट्स। ठीक, हायर और लोअर प्रोटिस्ट्स। लोअर प्रोटिस्ट्स में यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक रखे गए, मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिकीय थे और बहुत ही सूक्ष्म थे, उनको रखा गया लोअर प्रोटिस्ट में। कौन थे इसमें? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। इसमें कौन कौन आएंगे आपको? बैक्टीरिया मिलेंगे, बैक्टीरिया। और इधर हायर प्रोटिस्ट जो थे, इसमें इन्होंने यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मल्टी सेलुलर,
मल्टी सेल्यूलर। लेकिन कैसे मल्टी सेल्यूलर? ये इधर यूनिसेल्युलर थे और इसमें प्रोटिस्ट में मल्टी सेल्युलर। कई सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। ठीक, तो इसमें एग्जांपल आपका आएगा मल्टी सेल्युलर में, जैसे कि प्रोटोजोआ और एल्गी मतलब शैवाल, इसके अलावा फंजाई। ठीक, फंजाई मतलब कवक। ये बात हो रही सन 1884 की। इसके बाद में तो फर्दर एल्गी और फंजाई को तो अलग अलग पूरा किंगडम बना दिया गया था, जब आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में अपना क्लासिफिकेशन दिया 5 किंगडम। तो इस तरह से प्रोटिस्टा तो था ही, लेकिन प्रोटिस्टा से एल्गी और फंजाई को निकाल के बाहर रख दिए, किंगडम बना दिए। तो 2 ये पहले से थे, प्लांटी एनिमेलिया। तीसरा बनाया था अर्नेस्ट हैकल ने, प्रोटिस्टा। और ये दोनों बाहर निकाल दिया किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो टोटल 5 किंगडम बन गए। लेकिन उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसी में रखा गया था, इसी में एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ सब रखे गए थे। प्रोटोजोआ आज भी प्रोटिस्टा में ही रखा हुआ है। आर.एच. व्हिटेकर ने सिर्फ प्रोटिस्टा में से 2 ही ये निकाले थे, एल्गी और फंजाई। इनको अलग अलग किंगडम बना दिया था। ठीक, तो इस तरह से किस प्लेस मिला। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनको प्लांटी और एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा गया, प्रोटिस्टा जगत अलग क्यों बनाया गया? क्योंकि बात ये थी, जो इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बात करते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया लिखोगे तब सही होगा, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इधर आ गए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का बहुत अच्छा एग्जांपल आप पढ़ते हो यूग्लिना। यूग्लिना की अगर बात करें, इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यूग्लिना में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इन दोनों के लक्षणों से लगता था कि इसको प्लांटी में रख दिया जाए। लेकिन यूग्लिना जब लाइट के प्रेजेंस में होता है तब करता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और अपना न्यूट्रिशन करता है। इसके अलावा अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, अंधेरे में है, तब ये क्या करता है? तो हम लोगों के जैसे परपोसे बिहेव करता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एनिमेलिया में रखना चाहिए था। तो ये दोनों जो है, ये जितने मटेरियल है प्रोटिस्टा वाला, इन दोनों के बीच में फिट हो रहा था। कुछ कैरेक्टर इससे मिलते थे, कुछ इससे। इसीलिए अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक अलग प्रोटिस्टा बनाया किंगडम, और इस जगत में इस तरह से प्लेस किया। अब बात आती है जो मल्टी सेलुलर है उनको माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि सेल्स तो बहुत उसमें होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म होते हैं और एक्सटेंसिव डेवलपमेंट नहीं होता है उनके टिश्यू में। जैसे कि शैवाल है, तो इनकी बॉडी हालांकि बहुत डिफरेंशिएट है, इसीलिए तो बाद में फंजाई और एल्गी को अलग किंगडम बनाया गया, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के थे ही नहीं। उस टाइम अर्नेस्ट हैकल इतना डिटेल में स्टडी नहीं की। बाद में जैसे ऐसे ऐसे एल्गी भी हैं जो 100 मीटर के हैं, तो उनको तो वो तो हमसे भी ज़्यादा 10 गुने लंबे। ठीक, और ये इसमें बात प्रोटिस्टा में हो रही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इसीलिए ये बाहर कर दिए गए। बाद में इसके लक्षण भी नहीं मिलते थे। इनकी सेलवाल वगैरह देखी गई, फंजाई की काइटिन से बनी है, इसकी बनी है सेलुलोज से, एल्गी की एल्जिन पेक्टिन। तो ये सब डिफरेंस थे ना, इसीलिए प्रोटिस्टा से बाहर निकाल दिए गए। तो इतना आपको याद रखना है कि ये कहाँ रखे गए हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक, ये जो एल्गी है, सॉरी मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत बोल दिया, क्योंकि एल्गी प्लांटी वाले में ही आएगा। एल्गी की जगह पे मोनेरा बनाया उन्होंने, जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 दिए थे, उन्होंने 5 किंगडम, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 5 किंगडम दिया था सन 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें 5 जगत बनाए 5 किंगडम। पहला था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
मिलिया। ठीक, तो ये 5 जगत बनाए गए। ये इस टाइम की बात हो रही है। इससे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोटिस्टा में थे। अब मोनेरा में सभी बैक्टीरिया रखे गए हैं। तो हमको मेनली स्टार्ट करना है सबसे पहले किससे? बैक्टीरिया से। ठीक, तो बैक्टीरिया का आपका जो डिस्कवरी है कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? फिर अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा में रखा, बाद में RH व्हिटेकर ने मोनेरा में रखा। ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री पता हो गई। अब हम सीधे बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं, जो उसके सामान्य लक्षण होते हैं उसको बताएंगे। हालांकि पढ़ना ये सब है हमको, क्योंकि बॉटनी में हमारे सिलेबस में पहले बैक्टीरिया पढ़ना है, फिर एल्गी, फंजाई, ये सभी पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया आपको डिटेल में। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगाइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। अगली हेडिंग लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु है, इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक सेल वाले जो सेल ऑर्गेनल हैं, कोशिका अंगक, वो अब्सेंट होते हैं। खाली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लीस्ट डिफरेंशिएटेड। लीस्ट डिफरेंशिएटेड मतलब इनकी बॉडी में लेवर ऑफ डिवीजन नहीं होता। लेवर ऑफ डिवीजन का मतलब समझते हो? जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, अब इसमें इस तरह से कई सारी सेल होती। ठीक, ये सेल हो गई इतनी, और दूसरी यहाँ पे सेल है, कई सारी सेल मिलकर ये पूरा एक टिश्यू बन गया है। ठीक, इसके अंदर जो है ये क्या है? सेल्स। और ये बहुत सारी सेल एक में मिल गई तो इसको बोलते हैं टिश्यू। आप इसकी डिफिनेशन तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इस तरह से मान लो बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू अगर बना लेती तो इसको बोलते हैं लेवर ऑफ डिवीजन। और इसमें काम भी सबका अलग अलग होता। मान लो ये टिश्यू रेस्पिरेशन का काम करता, श्वसन का, एक इसमें एक्सक्रेशन का करता। तो इसमें श्रम विभाजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था अर्थ पे। पृथ्वी पे सर्वप्रथम जो सबसे प्रिमिटिव जीवन है तो वो कौन सा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो इतने सारे प्लांट ऑर्गेनिज्म हम लोगों तक पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लीस्ट डिफरेंशिएशन था, मतलब कोई बहुत ज्यादा विभाजन इसमें में देखने को नहीं मिलता था। फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पहला सबसे पुराना जीव बैक्टीरिया ही है। इसके अलावा दे आर ओमनी प्रेजेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओमनी प्रेजेंट मतलब ये ऑल पॉसिबल जगहों पे मिल सकता है, जहां भी आप सोच सकते हो। इस टाइम मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इस बोर्ड पे करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया चिपके हुए होंगे। मेरे बॉडी पे, कपड़ों पे, हर जगह बैक्टीरिया ही तो है, कहाँ नहीं। जितनी बार मैं बोलता हूँ, मुंह खुलता है, लाखों की संख्या में बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वायु में बहुत सारे प्रेजेंट है। चुटकी भर मिट्टी अगर आप उठाओगे तो उसमें आपको लगभग 10 की पावर 9 इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। एक ड्रॉप पानी में हजारों की संख्या में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। हर कोने कोने में, हर पॉसिबल जगहों में, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, बैक्टीरिया वहां भी होगा। गर्म झरने, जहाँ का पानी बहुत गर्म रहता, हॉट रहता, वहां भी मिलेंगे आपको। ठीक, दलदली क्षेत्र जो है, रूमिनेंट पशुओं के आंत में, गोबर में, हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक, जिनको मेथेनोजन बोलते हैं, आपको पता होगा। आर्की बैक्टीरिया वगैरह भी जब क्लासिफिकेशन करेंगे इनका, तब उसमें हम बताएंगे आपको आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं, टाइप बहुत है इसके। तो हिंदी में भी लिख लेंगे, ये सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर ओमनी प्रेजेंट मतलब सभी संभावित जगहों पर मिलते हैं। ठीक, चाहे वो गर्म झरने क्यों ना हो, ये सब चीजें लिख लो। रोमिनेंट पशुओं की आंत में मिलते हैं, ठीक, दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं, सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनमें जो पोषण का प्रकार है वो
विषम पोषी होता है अधिकतम। अधिकतम कैसा होता है? विषम पोषी। पोषण प्रकार अधिकतम कैसा होता है? विषम पोषी। विषम पोषी। लेकिन आपको मैं बता दूं, विषम पोषी के अलावा इसमें न्यूट्रिशन हर टाइप का पाया जाता है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ, सेप्रोफिटिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं कुछ इसमें, ठीक। हेटेरोट्रोफिक, सेप्रोफिटिक, इसके अलावा पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। पैरासिटिक नेचर के मतलब परजीवी। इसके अलावा ऑटोट्रोफिक मतलब स्वपोषी। तो हर प्रकार का इसमें पोषण पाया जाता है, न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोफ में भी दो टाइप है, एक है कीमो ऑटोट्रोफ, एक है फोटो ऑटोट्रोफ, ठीक। दो टाइप होते हैं इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, कीमो ऑटोट्रोफ और फोटो ऑटोट्रोफ। ये स्वपोषी वाला है, ठीक। फोटो ऑटोट्रोफ में क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका कौन सा है? जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, या उसको हम नीले हरे शैवाल बोलते हैं। नीले हरे शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक प्रकाश संश्लेषी सुपोषी, और ये है रसायन संश्लेषी सुपोषी मतलब कीमो ऑटोट्रोफ। लिख लीजिए हिंदी में, ये है रसायन संश्लेषी सुपोषी, कीमो ऑटोट्रोफ। और फोटो ऑटोट्रोफ मतलब प्रकाश संश्लेषी सुपोषी। तो प्रकाश संश्लेषी वाले जो है सुपोषी, उसमें क्लोरोफिल ए होगा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे लाइट के प्रेजेंट में, और ये जो है साइनोबैक्टीरिया ग्रुप आता है इसमें। कीमो ऑटोट्रोफ मतलब ये बनाते तो भोजन स्वयं है, लेकिन लाइट से कोई मतलब नहीं, ना तो इनमें क्लोरोफिल है। ये जैसे कि आप पढ़े होंगे, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं एग्जाम्पल में, N2 फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, और ब्लू को इसमें आते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। लीस्ट डिफरेंशिएटेड, ओनली वन सेल प्रेजेंट होगी, यूनिसेलुलर होंगे, उसमें भी कोई बहुत ही वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें पोषण देखो कितना ब्रॉड होता है। सबसे ज़्यादा इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर बैक्टीरिया लाभदायक जो होते हैं वो सब हेटेरोट्रोफिक होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जिससे हम दूध से दही बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एसिटिक एसिड जो बनता है हमारा, वो एसिटोबैक्टर सिट्री से बनता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे हम प्रोटीन न्यूट्रिशन के लिए बनाते हैं, आज की डेट पे काफ़ी उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे हमको अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं, तो वो सब हेटेरोट्रोफिक वाले न्यूट्रिशन वाले होते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा सेप्रोफिटिक इसमें होंगे, मतलब मृतोपजीवी जो मृतजीवी होते हैं, पैरासिटिक भी होंगे, ऑटोट्रोफिक में फोटो ऑटोट्रोफ जिनमें क्लोरोफिल होगा और स्वयं भोजन बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रोफ जिसमें रासायनिक पदार्थों से वो अपना भोजन बनाएंगे, या नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले होंगे, ठीक। तो ये हो गया बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, दे आर यूनिसेलुलर एंड लीस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आर रिजिड, मतलब बहुत ही कठोर होती है।
आप लोग इसको थोड़ा इधर का पार्ट नोट करिए, तो इसको मिटा के आपको सेल वॉल के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो अगर हम सेल वॉल की इसके बात करें, सेल वॉल पहली बात तो इसकी रिजिड होती है, मतलब कठोर। रिजिड मतलब बहुत ही कठोर होती है। मेनली कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सैकेराइड्स। अमीनो एसिड सब यूनिट और सैकेराइड सब यूनिट्स। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है इसी दोनों चीजों की सेल वॉल बनी होती है, इन्हीं दोनों चीजों से। पेप्टाइडोग्लाइकन अबंडेंट होता है, ठीक। कुछ और पदार्थ लिख रहा हूं यहाँ पे, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में अलग अलग होगी। अगर हम ग्राम निगेटिव की बात करेंगे तो उसमें लगभग 15% होगा पेप्टाइडोग्लाइकन। बाकी उसमें अदर प्रोटीन, अमीनो एसिड, टिकोइक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसमें लगभग 90% तक, 70 से 90% पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। बाकी रिक्त स्थान होगा, उसमें ज्यादा कुछ चीजें मिलेंगी नहीं, ठीक। सेलुलोज वगैरह तो होता ही नहीं है। सेलुलोज प्लांट में मिलता है, एल्गी में मिलता है सेल वॉल में, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेलुलोज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इसके अलावा टिकोइक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, लिपिड्स और मैनी प्रोटीन्स, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। प्रोटीन्स, ठीक। तो बहुत टाइप के प्रोटीन, लिपिड और ये सब जो एसिड होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सारी चीज़ों से मिलकर इसकी सेल वॉल बनी होती है, बहुत ही कठोर होती है। इसकी सेल वॉल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है। इसकी सेल वॉल रिजिड होती है। इस वर्ड को बहुत ही गंभीरता से समझो, इसीलिए ये सभी प्रकार के जगहों पे पाया जाता है। गर्म झरने का पानी गर्म है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि इसकी जो सेल के ऊपर की सेल वॉल है वो बहुत ही कठोर होती है। जब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल का, तब आपको बताएंगे डिटेल में। हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो इसकी सेल वॉल रिजिड होने के कारण इसका जो है जीवन हर जगह संभव है, कहीं भी रह लेता है, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, केंद्रक जो होता है इसका वो अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर इससे पहले लेक्चर में बताया है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू एक स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे लेक्चर, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है किसी बैक्टीरिया की, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए वो ऐसे ही बिखरा पड़ा होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा केंद्रिका। तो ये खाली पड़ा है और इसके ऊपर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी एक न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है। इसके अलावा इसमें सम है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल रखते हैं बैक्टीरिया, उनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, भी बताया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट। अब देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीसोसोम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये बनता कैसे है, कल मैंने बताया था आपको लेक्चर में। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जो अंदर की सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें इस तरह से फोल्डिंग आ जाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया सेल में जो अंदर की झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली, वो इस तरह से फोल्डिंग बनाएगी, जिसको कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम हिंदी में भी मीसोसोम लिखते हैं। ये मीसोसोम एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सेल अधेशन में काम करते हैं, इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मीजोसोम के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा यहाँ से आए थे क्वेश्चन।
तो ये मीसोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों की सेल में, यूकैरियोटिक सेल में काम करता है, वही काम वहाँ मीसोसोम कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एब्सेंट है लेकिन मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोगों में नहीं है। 9 नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर एब्सेंट। तो गोल्जी बॉडी का काम भी वो मीसोसोम कर देता है, इसीलिए उसमें नहीं होते हैं। ये तो पता है आपको, ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम आर अबंडेंट। राइबोसोम्स जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। बस फर्क ये होता है, बैक्टीरिया वाले जो राइबोसोम हैं वो 70 एस टाइप होते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं? 70 एस टाइप। और इसमें हम लोगों में जो मिलेंगे वो 80 एस टाइप होंगे। राइबोसोम 2 सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। 70 वाले में 50 और 30 होगी, इसमें होगी 60 और 40। तो ये आपको याद रखना है। ये यस क्या बताता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, अवसादन गुणांक जिसको बोलते हैं। ये डेंसिटी से रिलेटेड होता है, घनत्व बताता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन ये मुख्य इसकी विधि है रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल का ही ये मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बाइनरी फिजन, जो कि कॉमन है बैक्टीरिया में। अधिकतम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया, मान लो ये कोई बैक्टीरिया था, ये डिवाइड करता है 2 में, फिर 2 से इस तरह से 4 बनेंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन और चलता रहता है। तो रिप्रोडक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। इसको आप लोग सब नोट करिए पूरा, उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट भी इसकी चीज़ें उसको भी लिखवा दूँ। अगला पॉइंट है इसमें, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। मतलब जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन, वो अनुपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, इसमें आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पहले 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में 2 अलग अलग बैक्टीरिया तो आएंगे जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसमें कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन जैसी प्रोसेस होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें सेक्सुअल, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बाय रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। रिकॉम्बिनेशन मतलब जिसको संयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुग्मन। तो संयुग्मन के थ्रू एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरिया में जाएगा। ठीक, आपको पता होगा ना, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पड़ा होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इस तरह से तो जब ये पास बैक्टीरिया आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ, कई सारे स्टेप होंगे, बहुत सारे स्टेप का प्रोसेस होगा। और ये वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन भर मार के पूछे जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, इसके साइंटिस्ट ही पूछ लेता है किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। तो ये हम रिप्रोडक्शन जब बैक्टीरिया का पढ़ेंगे उसमें तीनों प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी ब्रॉड है ये, ठीक है, टॉपिक। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। 3 मेथड है उसके, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इनको हमको इसी यूनिट में डिटेल में पढ़ना है। द मोटाइल बैक्टीरिया में पजेस 1 और मोर फ्लैजिला। मतलब बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, जब हम इसका साइज के आधार पर इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें आप पढ़ोगे कोकाई, कोकस टाइप के बैक्टीरिया जो गोल होते हैं, रोड शेप के जो इस टाइप के होंगे, ठीक, कामा आकार के होंगे, विब्रियो, स्पाइरिलम होंगे, ठीक, सर्प के जैसे। तो इस टाइप बहुत सारे टाइप मिलेंगे। इसमें 4 ग्रुप हैं, उसमें अलग अलग टाइप के फ्लैजिलर सिस्टम मिलेगा। तो इस तरह से हो सकता है कि फ्लैजिला एक ही एंड पे इस तरह से लगा हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी है इधर भी फ्लैजिला हो और
इधर भी हो, या फिर बैक्टीरिया के चारों ओर बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं इस तरह से। तो फ्लैजिला, वन और मोर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ 8 पैरेलल चेन्स ऑफ फ्लैजिलिन, इसीलिए फ्लैजिलर सिस्टम जो होता है वो यूकैरियोट में 9+2 होता है, लेकिन इसमें 9+2 नहीं है, इसमें 8 पैरेलल चेन्स ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन की मॉलिक्यूल से बना होता है। फ्लैजिलिन एक प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि जो फ्लैजिलिन होता है क्या है, प्रोटीन है क्या है, किस में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला जो होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। 8 फ्लैजिलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलकर फ्लैजिला का निर्माण करते हैं, वो भी पैरेलल चेन लगी होती है समानांतर क्रम में। अगला पॉइंट इसमें, द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पजेस माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक अपेंडिसेस बोलो या आउटग्रोथ, मतलब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वहाँ से इस तरह से छोटे छोटे फ्लैजिला नहीं, ये छोटे छोटे और दूसरे ऑर्गन निकले होते हैं। जैसे ये तो फ्लैजिला लगी हुई है, लेकिन इसमें इस तरह से स्पाइकी अपेंडिसेस निकले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलते हैं? सेल वॉल की है, आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, नोन एज पिलाई, एक्सट्रूडिंग थ्रू द सेल वॉल, सेल वॉल से बाहर निकलते हैं। These appendages are composed of प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिलिन। तो ये याद रखना है आपको, फ्लैजिला जो जिस प्रोटीन से बना है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। और फिब्रिलिन मतलब जिससे फिम्बरी और पिलाई बने होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको याद रहने चाहिए। आपको कई बार, एक बार में नहीं याद हुआ, दोबारा लेक्चर देख लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा साथ ही साथ, ताकि सभी चीज़ें याद हो जाए। एग्जाम भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जल्दी ही करवाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो सत्र है वो जल्दी स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, लेकिन अब फिर से रीशेड्यूल हो चुका है। तो आपको साथ साथ रिवीजन करते रहना है, क्योंकि एग्जाम की नोटिस कभी भी आ सकती है। तो हालांकि अभी नहीं आएगी लगभग 1 मंथ तक, लेकिन 1 मंथ में भी ये इतना बड़ा सिलेबस कवर करना काफ़ी मुश्किल की बात है। इसलिए साथ साथ अभी से सारी चीज़ें याद करते चलिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम खींच कर करवा देंगे एग्जाम के टाइम पे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।